हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शाकिर अहमद बरबिया। आप सबका स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल के केमिस्ट्री पे। दिस वीडियो इज द थर्ड वीडियो ऑन सॉल्यूशन चैप्टर and here I am going to discuss about the solubility and vapor pressure. If anyone is new here, please subscribe my channel and press the bell icon so that you don't miss the updates. So before going to the today's topic, I want to recall the one numerical जो मैंने गलत कर दिया लास्ट डे को। So प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में निकालना था मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलारिटी इक्वल्स टू, मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। अमाउंट में था 15 डिवाइडेड बाय 98 क्योंकि सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। एंड वॉल्यूम में मैंने लिखा था 98, वॉल्यूम लिखा था 98.02, बट ये गलत हो गया क्योंकि ये वॉल्यूम इन लीटर है, ये लीटर में होना चाहिए। डेट मीन्स इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा इंटू 10⁻³ फिर आप लोग देख लीजिए आंसर कितना आता है। फिर मोलालिटी में भी सेम गलती कर दिया। मोलालिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है 15/98, बट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का अमाउंट था सॉल्वेंट मतलब वाटर का अमाउंट था 85। तो 85 ये kg में होना चाहिए, तो इंटू 10⁻³ जो आएगा वही आंसर होगा। So now what is solubility? Solubility क्या होता है? Actually, if you want to prepare a solution, we have to need one solute particle and one solvent. Then only we can prepare a solution. तो जब solute particles solvent में dissolve होगा उसी को हम लोग solubility कह सकते हैं। मतलब कितना solute amount डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग सोल्यूबिलिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 ग्लास पानी लिया और वहाँ पर 1 किलो शुगर अगर डिजॉल्व करना चाहूँ तो वो डिजॉल्व होगा क्या? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेसिफाइड अमाउंट, वहाँ पर एक मैक्सिमम अमाउंट ही डिजॉल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब दिस इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस सॉल्वेंट, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट रहेगा जो अमाउंट ये सॉल्वेंट डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर पकड़ लीजिए 100 ml सॉल्वेंट है, तो ये 100 ml सॉल्वेंट में सोल्यूट का एक अमाउंट रहेगा, स्पेसिफाइड अमाउंट, जो अमाउंट वो डिजॉल्व कर सकता है सॉल्वेंट में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। सो दिस इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। सो सोल्यूबिलिटी में हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। मतलब यहां पर सोल्यूट जो पार्टिकल होगा, सोल्यूट पार्टिकल इज ए सॉलिड पार्टिकल एंड solvent is a liquid particle, and this solution
दिस प्रोसेस शुड बी ए डायनामिक प्रोसेस। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा सॉल्यूशन से रिकन्वर्ट होके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी हम लोग पा सकते हैं। फॉर डेट दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज ए डायनामिक प्रोसेस। ये यहाँ पर रुक नहीं सकता। यहाँ सॉल्यूशन हो गया मतलब यहाँ से हम लोग रिवर्स नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ से रिवर्स भी जा सकते। सॉल्यूशन से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल सकता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन मिल सकता है। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज ए डायनामिक प्रोसेस। फिर जब हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, देन ओनली सॉल्यूशन इज फॉर्म। हम लोग जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, करते जाएंगे, तो सॉल्यूशन का क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। पकड़ लीजिए पहले 1 ग्राम सॉल्यूट दिया सॉल्वेंट में, वो डिसॉल्व हुआ, फिर हमने और 1 ग्राम दिया तो 2 ग्राम हुआ। ऐसे करते करते हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करते करते सॉल्यूशन का क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में ऐड करते करते सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने को ही डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम्स यहां पर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं होगा। एक स्पेसिफाइड अमाउंट है सॉल्यूट का, उसके बाद वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। एंड यहां पर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसी सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। उसी सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद अगर फिर भी हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट कोलिशन होगा, कोलाइड्स होगा। ड्यू टू कोलिशन सॉल्यूशन में क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। आफ्टर सर्टेन टाइम्स जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा सॉल्वेंट में, एक मैक्सिमम अमाउंट होने के बाद और डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड इफ वी ऐड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ वी देन ऐड सॉल्यूट, देन क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट कोलिशन होगा। ड्यू टू दिस कोलिशन यहां पर क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग इसे क्रिस्टलाइजेशन कह सकते हैं। फिर इफेक्ट देखते हैं, मतलब टेम्परेचर प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट टेम्परेचर, solubility, okay, if this dissolution processes, ये जो solution form हो रहा है solute plus solvent मिलने के कारण, तो ये जो dissolution process है, if this dissolution process is endothermic, endothermic मतलब अगर यहाँ से heat absorb हो रहा है, endothermic, if this dissolution process is endothermic, ये अगर endothermic है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो रहा है तो क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब हीट वो सिस्टम में ले सकता है। तब अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब वो टेम्परेचर क्या करेगा, वो सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हीट अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट इफ इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इफ दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इफ दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज हो रहा है, इस सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है, मतलब जब सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है हीट रिलीज हो रहा है, हीट निकल रहा है। तो हीट अगर निकल रहा है तो इसको हीट नहीं चाहिए, इसके पास एक्स्ट्रा हीट है, वो निकल रहा है। तो अगर टेम्परेचर तब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर हीट का जरूरत नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ऑपोजिट है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर यहाँ अगर डिक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रेशर के साथ देखते हैं कैसे रिलेशन है सोल्यूबिलिटी का। सो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड डज नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन केस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के साथ वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड में, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी एंड लिक्विड बॉडी जो है these have इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज मैक्सिमम। जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, मैक्सिमम है, वो एक दूसरे के पास है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सॉलिड बॉडी हूं, अगर मुझे कोई प्रेशर से ऐसे धक्का देना चाहे तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा, डेफिनेटली नहीं, चांसेस ही नहीं है। मेरा जो साइज है वही साइज रहेगा। या फिर किसी वाटर बोतल का अगर ऐसे प्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो क्या छोटा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इधर से धक्का देंगे तो उधर से निकल जाएगा। तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। तो इसलिए प्रेशर जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड में। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो फर्स्ट प्रेशर से देखते हैं, प्रेशर में कैसा इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी का। देखिए यहां पर गैस का है, अगर किसी गैस पार्टिकल्स को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस है, गैस मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होता है। बट जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के पास आ जाएंगे और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने के कारण ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड के तरह बिहेव करने लगेंगे और लिक्विड के साथ क्या हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल मिक्स हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर of a gas is directly proportional to solubility of the gas। ठीक है, गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा सोल्यूबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। और पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर is directly proportional to number of moles of the gas। अगर गैस में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर क्या होंगे, ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने से पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा अगर मोल फ्रैक्शन, गैस मॉलिक्यूल्स में अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दिस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, देयरफॉर P is directly proportional to chi
या फिर ऐसे कह सकते हैं P इक्वल टू KH chi, and this equation is called Henry's law and KH is a Henry's constant. नेक्स्ट टेम्परेचर टर्म, टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी कैसे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर हम लोग डाटा देखें तो वहाँ से पता लगेगा कि KH का वैल्यू जितना ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा हो रहा है। KH अगर मैक्सिमम है तो टेम्परेचर भी मैक्सिमम है। KH इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। यहां से हम लोग कह सकते हैं इफ वी अप्लाई दिस रिलेशन P इक्वल टू KH इंटू काई, या फिर KH इक्वल टू P बाई काई। सो यहां से देख सकते हैं आप लोग दिस हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो मोल फ्रैक्शन है ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेटेड है। KH इंक्रीज होने से मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा, सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में डिफाइन कर रहे हैं। फिर एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। जब और एक ग्राफ ड्रॉ करना मैं भूल गया, प्रेशर में जो हेनरीज इक्वेशन था P इक्वल टू KH इंटू काई, अगर इसका प्लॉट ड्रॉ करें मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर तो एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा, और इसका जो स्लोप निकल के आएगा स्लोप इक्वल्स टू P बाई पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हेनरीज लॉ कांस्टेंट या फिर हेनरीज कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर at 298 Kelvin is 5/3 kilobar. If pressure of CO2 is 0.01 bar, find its mole fraction. पहले क्वेश्चन समझने की ट्राई करो। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज दिस, दैट मींस गिवन हेनरीज कांस्टेंट KH इक्वल टू 5/3 किलोबार। इफ प्रेशर ऑफ CO2 इज, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.01 बार, फाइंड इट्स मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, CO2 का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो देयरफॉर हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू काई इम्प्लाइज काई इक्वल्स टू P बाई KH। ये है पॉइंट। अच्छा, इधर देखिए पार्शियल प्रेशर का यूनिट है बार और हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट है किलोबार। तो किलोबार को हम लोग बार में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/3 इंटू 10⁻³ बार। ये हो गया 0.01 डिवाइडेड बाई 5/3 इंटू 10⁻³ तो होगा 3/5 इंटू 10⁻⁻5। 3/5 मतलब 0.6 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है तो यूनिट नहीं होगा।
आप लोग नोट डाउन भी करिए, साथ ही साथ मैं पूरा यूनिट कवर करूंगा, सो मेरे साथ बने रहिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझने की ट्राई करते हैं। इफ N2 गैसेस बबल थ्रो वाटर एट 293 केल्विन, मतलब N2 को अगर वाटर में ऐड करते हैं एट ए टेम्परेचर 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व, कितना मिलीमोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ वाटर में। Assume that N2 exerts a partial pressure of this। तो चलिए पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है N ऑफ N2 क्वेश्चन मार्क। वो मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स में निकालेंगे, पहले मोल्स में आंसर आएगा फिर इसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ओके, एज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure, the partial pressure of N2 equal to 0.987 bar and Henry's constant kH equal to 76.48 किलो बार। तो किलो बार मतलब इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, तो पहले हम लोग ये हेनरीज लॉ फॉर्मूला लगाएंगे। P इक्वल टू KH काई, काई इक्वल्स टू P बाई KH। P का वैल्यू है 0.987, KH है 76.48 इंटू 10⁻³। तो यहाँ इसका आंसर आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵, 1.29 इंटू 10⁻⁵। आप लोग चेक कर सकते हैं वैल्यू ठीक है क्या। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में एक आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस यहाँ पर वाटर है सॉल्वेंट, तो प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हमें निकालना है, तो वो
जैसे ऐसा रख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स मतलब अमाउंट डिवाइडेड मोलिकुलर मास, इधर अमाउंट नहीं है, गिवन है 1 लीटर ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वाटर का डेंसिटी ऑलमोस्ट 1 है, 1 ग्राम पर ml। मास निकालना है, वॉल्यूम है 1 लीटर, अगर इसको ml में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 ml हो जाएगा, ml कैंसिल आउट होगा, मास होगा 1000 ग्राम। तो इधर लिख सकते हैं अमाउंट 1000 एंड मोलिकुलर मास वाटर का 18 होगा, इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵। अच्छा, तो n of N2 डिवाइडेड बाई n of N2 प्लस 55.5। अच्छा, इधर जो N2 है, N2 इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, और ये गैस पार्टिकल है, मतलब इसका अमाउंट थोड़ा सा होगा, नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम होगा। तो एज कंपेयर टू वाटर दिस इज वेरी स्मॉल। As compared to number of moles of water, the number of moles of N2 is very small, so we can neglect. So 55.5 is much greater than number of moles of N2. So यहाँ पर हम लोग neglect कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे n of N2 there will be 55.5 equal to 1.29 into 10⁻⁵। तो 55.5 and 1.29 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 71.595, 71.595 इंटू 10⁻⁵ मोल्स। तो मोल्स को मिलीमोल्स में कन्वर्ट करना है, तो 71.595 इंटू 10⁻⁵, 1 मोल्स इक्वल टू 1000 मिलीमोल्स, मतलब 10⁻³ मिलीमोल्स होगा। तो 10⁻³ होने से 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ तो 10⁻² मिलीमोल्स हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। ER contains O2 and N2 in the ratio of 1:4. Calculate the ratio of solubilities in terms of mole fraction of O2 and N2 dissolved in water at atmospheric pressure and room temperature at which Henry's constant मतलब kh for O2 and N2 are 3.30 into 10⁻⁷ torr and 6.60 into 10⁻⁷ torr respectively. ठीक है, तो पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं। ER contains O2 and N2 in the ratio of 1:4। ऑक्सीजन मोलिकुल्स एंड नाइट्रोजन मोलिकुल का अमाउंट जो है वो रेशियो में है 1:4, तो O2 by N2 is equal to 1/4। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सोल्यूबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो निकालना है हमें
रेशियो ऑफ सोल्यूबिलिटीज, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये निकालना है, डिजॉल्व्ड इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोल्यूबिलिटी निकालना है किसका, N2NO2 का, जब N2NO2 को डिसॉल्व करेंगे वाटर में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 बार प्रेशर हो सकता है, प्रेशर का वैल्यू 1 बार, एंड रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट व्हिच KH फॉर O2 एंड N2। तो KH फॉर O2 is equal to 3.30 into 10 to the power 7 torr, and KH of N2 is equals to 6.60 into 10 to the power 7 torr। ठीक है, तो निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ फर्स्ट लगाएंगे ऑक्सीजन के लिए हेनरीज लॉ फॉर्मूला। तो P of O2 is equals to KHO2 into chi of O2। तो यहाँ पर देखिए KH of O2 है, chi of O2 निकालना है, ठीक है। सिर्फ चाहिए हमें पार्शियल प्रेशर, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर का वैल्यू 1 है। तो अगर प्रेशर का वैल्यू 1 है, मतलब टोटल प्रेशर का वैल्यू अगर 1 है, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो सकता है, तो वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल्स टू, इधर देखिए यार कंटेन्स O2 एंड N2। O2 का अमाउंट कितना है, रेशियो में 1 है, और N2 का अमाउंट है 4। ऑक्सीजन का अमाउंट है 1 आउट ऑफ 5 एंड नाइट्रोजन का अमाउंट है 4 आउट ऑफ 5। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन का रेशियो है 1 आउट ऑफ 5 इंटू टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर that is P equal to 1 बार। तो इधर वैल्यू आ जाएगा 1/5 इंटू 1। और सेकेंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 1। तो 1/5 मतलब 0.2 बार, एंड 4/5 मतलब 0.8 बार। ठीक है, तो इधर लगा देंगे हम लोग, इम्प्लाइज काई ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, काई ऑफ O2 इज इक्वल्स टू P ऑफ O2 है 0.2 डिवाइडेड बाई KH ऑफ O2। KH का वैल्यू है 3.3 इंटू 10 to the power 7। ठीक है, तो ये बार में है और ये टॉर में है। 1 बार इक्वल्स टू 1 टॉर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फाइनल आंसर आ जाएगा काई ऑफ O2। अच्छा, और इसका रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है। फिर हम लोग काई ऑफ N2 निकाल देते हैं। काई ऑफ N2 होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मतलब 0.8 डिवाइडेड बाई N2 का वैल्यू है 6.60 इंटू 10 to the power 7। तो फिर रेशियो निकालते हैं। देयरफॉर काई ऑफ O2 बाई काई ऑफ N2 इज इक्वल्स टू, काई ऑफ O2 मतलब दिस N2 6.60 इंटू 10 to the power 7 बाई 0.8। ठीक है, 10 to the power 7 10 to the power 7 कैंसिल, 3.3 2 के साथ कैंसिल, 0.2 0.8 के साथ कैंसिल 4 टाइम्स, फिर 2 कैंसिल, 1/2 मतलब 0.5। तो रेशियो निकालना है, तो 1:2 आंसर होगा 1:2। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज 1:2।
या फिर लिख सकते हो द सोल्यूबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड N2 इज 1:2। सो और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव ए solubility 0.05 gram per liter in water at 293 Kelvin. Henry's constant for O2 in water at 293 Kelvin is 34.86 kilovar. Assume the density of the solution to be same as that of the solvent. देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। थोड़ा बोरिंग लगेगा ही न्यूमेरिकल्स में। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर निकालना है। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव ए सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन विल हैव ए सोल्यूबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर। इधर ध्यान दीजिए, इधर लिखा है सोल्यूबिलिटी, तो हम लोग जानते हैं सोल्यूबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन। सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर, तो इसका इधर यूनिट है। मतलब इधर ये लिखने का ये मीनिंग है, 0.05 ग्राम पर लीटर का ये मीनिंग है कि 0.05 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि इधर अगर यूनिट लेस होता तो हम लोग सोचते कि ये मोल फ्रैक्शन है, ये यूनिट है मतलब ये मोल फ्रैक्शन नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि 0.05 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। amount of oxygen is equal to 0.05 gram volume of water is equals to 1 liter या फिर 1000 ml. Henry's constant 34, mole fraction of O2 is equal to number of moles of O2 divided by total number of moles. Total number of moles में number of moles of O2 plus number of moles of water. तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट डिवाइडेड मोलिकुलर मास। ऑक्सीजन का अमाउंट है 0.05, मोलिकुलर मास 32, 0.05 डिवाइडेड बाई 32 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर का अमाउंट गिवन नहीं है बट वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम है 1000 ml, तो वॉल्यूम और अमाउंट सेम ही होगा वाटर का। तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, तो इधर वैल्यू निकल के आएगा 55 तो आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आएगा फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू 1.56 इंटू 10 to the power -3 by 1.56 into 10 to the power -3 plus 55.5. You can see that the number of moles of water is much larger than number of moles of oxygen. So we can neglect this value. (1.56 into 10 to the power -3). So हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.56 10 to the power -3 बाई 55.5। फिर डिवाइड करके जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 2.81 इंटू 10 to the power -है। तो हम लोगों ने निकाल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। बस अभी हेनरीज लॉ में पुट कर देते तो प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो प्रेशर P इक्वल्स टू kg इंटू
काई, PO2 काई O2 KHO2 सब O2 है, इक्वल टू KH है 34.86, तो 34.86 इंटू 10 टू द पावर, अगर 10 टू द पावर 3 देते हैं तो प्रेशर बार में आएगा, अगर जैसा है ऐसा लिखते हैं तो किलो बार में आएगा, तो मैं बार में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 34.86 इंटू 10 टू द पावर 3 बार इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मतलब 2.86 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ऐसे करने से फाइनल जो आंसर आएगा 0.98 बार, 0.98 बार। सो अभी वेपर प्रेशर डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है हियर द सॉल्वेंट शुड बी इन लिक्विड फॉर्म। सॉल्यूशन जो लिक्विड फॉर्म में होगा तो सॉल्वेंट शुड बी इन लिक्विड फॉर्म। मैंने पहले भी बताया था सॉल्यूशन का जो फेस रहेगा सॉल्वेंट का भी वही फेस होगा। तो हियर सॉल्वेंट शुड बी इन लिक्विड फॉर्म एंड सॉल्यूट may be in gas, liquid और solid form। सॉल्यूट किसी फॉर्म में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर मतलब द प्रेशर exerted by the vapors is called वेपर प्रेशर। एक ओपन कंटेनर लिया और यहाँ पर कुछ लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग हीट करते तो वेपर्स क्या होगा, इवापोरेट कर लेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर में वाटर्स लिया, वाटर को हीट कर रहे, आफ्टर सम टाइम्स हम देखेंगे वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ? कि वेपर्स जो है, वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में इवापोरेट हो गया। इफ दिस कंटेनर इज क्लोज, अगर ये कंटेनर क्लोज होता है तो वेपर्स क्या होगा, इवापोरेट नहीं हो पाएगा, वेपर्स वॉल के साथ कोलाइड करेगा। तो ड्यू टू दिस कोलिशन यहां पर वेपर प्रोड्यूस हो जाएगा, यहां पर वेपर प्रोड्यूस होगा। सो ड्यू टू दिस वेपर्स देयर विल बी प्रेशर एक्सर्टेड, यहां पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है। अभी देखते हैं किन किन फैक्टर के ऊपर ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सो नंबर 1, नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ द लिक्विड या फिर नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का नेचर के ऊपर वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करेगा। इफ द लिक्विड हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अगर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर ज्यादा है तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो कंटेनर से जाना नहीं चाहेगा, लीव नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा तो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस क्या होगा, कम होगा। If their intermolecular force of interaction is high, then the vapor pressure is small. If this intermolecular force of interaction is weak, then vapor pressure is high. ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा लिक्विड में उतना वेपर प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा। सेकंड में हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेट करता है वेपर प्रेशर। टेम्परेचर टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा, जितना बढ़ाऊंगा, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो टूट जाएगा, इजीली टूटेगा, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो इजीली हम कह सकते हैं व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो इंक्रीजेस। सो आज के लिए इतना ही। और एक अनाउंसमेंट था, 12th का वीडियो रिलीज ऑल्टरनेटिव डे पे होगा, सिमिलरली 11th का भी वीडियो ऑल्टरनेटिव डे पे रिलीज होगा। डेट मीन्स मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 11 का वीडियो रिलीज होगा एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 12 का वीडियो रिलीज होगा।
And if you are new in this channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you don't miss the updates. Thank you.